नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। कभी आपने सोचा है दुनिया का इतिहास में कितने सारे युद्ध हुए? वो यूरोप से सारे देश, अमेरिका, वो ब्रिटेन, स्पेन, पोर्टुगीज, फ्रेंच, वलंदाज, सब पूरे विश्व में युद्ध करे। बाबर अफगानिस्तान से कहाँ इंडिया आया, मुगल साम्राज्य बना। वो भारत आज़ाद हुआ उसके पहले तो खाली भारत में 562 राजे रजवाड़े थे, युद्ध होता था। तो ऐसे युद्धों में आई एम टॉकिंग ऑफ 19 बिफोर 1947 के पहले ऐसे युद्धों से भारत की जनता को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। और महज 100 साल पहले तो लोगों को पता भी नहीं चलता था कि उनके गांव से दूर दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है। आज टेक्नोलॉजी है। आज एक सेकंड में पूरा विश्व जान जाता है कि कहाँ एटम बम, कहाँ मिसाइल गिरा, कहाँ ये हुआ, क्या हो रहा है, सब कुछ। और चाहे डीजल और एलपीजी के जहाज आए या न आए, सबकी ज़िंदगी वैसे ही चलती थी जैसी चल रही थी। शायर शायरियाँ लिखते थे और ज़मींदार साहब रात में मुद्रा देखते थे। किसान अपने खेतों और बारिश पर निर्भर था, न कि बिजली और डीजल पर। और लोगों का जीवन प्रकृति पर निर्भर था। आज हम मनुष्यों की तरक्की दर असल हवा का एक बुलबुला है और पूरी तरह से बाजार और साम्राज्यवाद पर निर्भर जीवन को हम मनुष्य तरक्की बोलते हैं। और फिर चाहे कितने बड़े साहित्यकार हो या लेखक या कितने भी बड़े आधुनिक दार्शनिक, ये सब इसी तरक्की के गुण गाते फिरते हैं। जैसे आज विश्व गुरु का इस 3 दशक में टेक्नोलॉजी की वजह से जो विकास हुआ, और आज से 7 दशक पहले वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब देश आज़ादी के बाद किस तरह तरक्की करता था। आज वो बंदा ये कहे कि उन लोगों ने गलत किया, अरे डूब मरो, तुम में बौद्धिक क्षमता खत्म हो गई है। एक अनपढ़ इंसान आपको गलत रास्ता दिखा रहा है और एक पढ़ा लिखा इंसान डॉक्टर मनमोहन सिंह को आपने नकार दिया। पढ़े लिखे इंसान अटल बिहारी वाजपेयी जो सच्चे देशभक्त, उसको आपने नकार दिया। तो जब ये मैंने पढ़ा कि दिल्ली, मुंबई, बॉम्बे और इस जैसे तमाम शहर पूरी तरह से अप्राकृतिक हैं और गुलामों की बस्तियां हैं, ठीक वैसे जैसे मिस्र के पिरामिड के समय सालों तक गुलामों की बस्तियां पिरामिड के पास बनी रहती थी, तो आप नाराज हैं, जानते हैं। मगर दिल्ली में बिजली बेचने वाले अगर किसी संयंत्र पर हमला हो जाए तो मात्र 10 दिनों के लिए ही बिजली बंद हो जाए तो आपके जो करोड़ों के घर हैं वहाँ आपको पानी तक नहीं मिलेगा और कुछ ही दिनों में हजारों जाने चली जाएगी। ये आपकी तरक्की या बुलबुला है। आप कितनी भी बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, कितने भी पैसा कमा रहे हैं, कितने भी ऐश से रह रहे हैं, आपकी नस्लें बिना बिजली और एलपीजी से के विलुप्त हो जाएगी और अंत में बचेंगे सिर्फ वो जो आपकी तरक्की पे पैमानों पर निर्भर नहीं होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो खेतों में जी रहे हैं। हमारे लिए अभी सवेरा है। भारत आज नहीं तो कल युद्ध की चपेट में आएगा ही, क्योंकि अगल बगल अगल बगल में सब दुश्मन ही बैठे हैं। राज करने वाले बुड्ढों का कब दिमाग फिर जाए कुछ कुछ नहीं पता। इसलिए हमेशा ऐसा विकल्प से लेकर चलिए जहां आप और आपकी नस्लें प्राकृतिक रूप से जीवन जी सके। पचासों हजारों लाखों की ईएमआई भरते रहते हैं
आप इन दिल्ली और मुंबई के कूड़ा जैसे घरों के लिए, और आप उसी में से जोड़कर 2-4 बीघे खेत कहीं दूर गांव में नहीं खरीदते हैं, जबकि इन बेकार के घरों के मुकाबले खेत खरीदना कहीं आसान और सस्ता होता है। और सिर्फ खेत मत खरीदिए, खेत खरीदने के 2-4 साल के भीतर ही वहाँ रहने लायक एक बिल्कुल छोटा सा आशियाना बना दीजिए, जो बड़ी छोटी सी लागत से बन जाएगा। और अपने बच्चों को वहाँ लंबी छुट्टी पर ले जाइए। लाखों खर्च करके मालदीव और दूसरी जगहों पर जाने से नहीं, कहीं बेहतर है अपने बच्चों को अपने खेत में प्रकृति के साथ जीना। मेरे भी दादा ने 400 बीघा ज़मीन थी, लेकिन हम छोटे थे, मेरे पिताजी सब चले गए, हमें कुछ ज्ञान नहीं था। जो खेती करते थे खेत मजूर, कायदा, सरकारी कायदा आया जिसमें जो खेड़े उसकी ज़मीन में ये सब ज़मीन चली गई। हमारे ज़्यादातर कुटुंब, ब्राह्मण कुटुंब जो हमारे आज़ादपुर में रहते थे, उनके सिर्फ आजीविका सिर्फ खेती थी। लेकिन वो खेती चले जाने के बाद सभी नौकरियात हो गए, नौकरी करने लगे, माइग्रेट हो गए, क्योंकि भारत पूरा का पूरा 70% खेती आधारित जी रहा है। अगर उसमें माइग्रेशंस होगा, अगर उसकी खेत की ज़मीन चली जाएगी, तो उसको छोटी छोटी नौकरी करनी पड़ेगी, धंधा करना पड़ेगा, उसके आजीवन, उसके सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कहने का कि अपने बच्चों को खेत में प्रकृति, मैं भी जाता था, खेत में जाता था, सब कुछ करता था, मुझे आज भी याद है। लेकिन क्या करें, सब कुछ चला गया। सब जब चला गया बाद में हमको समझ में आई, और जब समझ में आई तब सब कुछ चला गया था। यही तो जिंदगी है। ये एक हमें एक सुझाव है कि बाकी आपकी मर्जी, आपके पास मेरी बात न मानने के 50 बहाने हैं, और दिल्ली में जाकर दिन रात धुआं सूंघ कर करोड़ों का घर खरीद कर उसे जस्टिफाई करने की 100 दलीलें हैं। अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी जैसी कोई चीज़ भी अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये सब आपका वहम होता है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि कितने पढ़े लिखे लोग आज नौकरी नहीं मिलती है। पढ़े लिखे डॉक्टर, आज उनकी भी हालत ख़राब है। और आप देख सकते हैं कि ईरान की राजधानी तेहरान में बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए बैठे फ्लैटों में जीने वाले सब मारे जा रहे हैं, जबकि दूर गांवों में प्रकृति के बीच रहने वाले ज़्यादातर बच जाएंगे। और आने वाले समय में सारे विश्व में बचेंगे सिर्फ वही लोग जो बड़े बड़े शहरों से दूर रहते हैं, और शहर वाले बॉम्ब से नहीं तो प्रदूषण और बाकी चीज़ों से भी वैसे ही मरने वाले हैं। क्योंकि भारत 1943 में पूरा हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन थी 33 करोड़ थी, आज उसके बाद का भारत, जिसमें पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है, ब्रह्मदेश नहीं है, सिलोन नहीं है, आज उसकी बस्ती 140 करोड़ हो गई है। अगर बस्ती बढ़ती जाएगी, हालात बदतर होने वाले हैं। आपकी जो ज़रूरियात हैं वो पेट्रोल, डीजल, मतलब ऊर्जा साधनों पर अगर आपका कुटुंब, समाज, देश, घर, सब कुछ उस पर जीने लग जाएगा, वो आपकी लाइफ लाइन बन जाएगी, तो अगर उसमें कोई भी खलेल आ जाएगा, अगर ये तंत्र खत्म हो जाएगा, तो आप क्या कर सकेंगे? यही तो जीवन है। अभी भी वक्त है समझने का, संभालने का, सुधरने का, और आने वाले वक्त के साथ चलने का। यही आज का पैगाम है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।